Hello students, welcome to Grade Plus. Today we are going to tackle a very new topic related to the older one, that is the applications of dimensional analysis. Last time पे हमने पढ़ा कि what are the dimensions, how they are written for different physical quantities. Now we are going to learn how they are applicable in various examples. कैसे इन डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हम कर सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेकर हम देखेंगे कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं उनका यूज क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से क्या हम सभी की जितनी भी क्वांटिटीज देखते हैं, कॉन्स्टेंट्स देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म देखते हैं, लॉगरिथमिक टर्म देखते हैं, उन केस में क्या हम इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि हम ये देखने वाले हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं। साथ ही साथ कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो कॉमनली बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे कोई और एग्ज़ाम हो। तो उसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसको स्टार्ट करने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ताकि हम उस एप्लीकेशन को सही से अप्लाई कर सकें। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज करते हैं कि हमारे पास मीटर है, ठीक है, हमारे पास मीटर है और ये लिखा हुआ एक फिजिकल क्वांटिटी हम ले लेते हैं जिसकी यूनिट है लेंथ, यानी वो फिजिकल जिसकी यूनिट है मीटर, यानी वो क्वांटिटी क्या हो गई हमारे पास, लेंथ। अब देखिए हमने इस क्वांटिटी P को लिखा 2 मीटर। P stands for physical quantity and that physical quantity is length, और वो लेंथ कितनी है, 2 मीटर। अगर हम ये मान लें कि हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो लेंथ तो बदलने वाली रही नहीं। हमें कन्वर्जन पता है कि 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की थी वो वही है, बट यहाँ क्या चेंज हुआ है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है और सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप जाते हैं यूनिट के, तो यू चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज ए सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी ए सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन की मदद से किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट की वैल्यू को, क्वांटिटी को हम या फार्मूले को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में ले जा सकते हैं। कैसे, अब इसी पर बेस्ड है। मान लेते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी P है, इसके फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको U1 कह लिया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, तो ये N1 U1 के इक्वल होगा। दूसरे सिस्टम में गए तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए N2 और U2। ये हमारी बेसिस है इस एप्लीकेशन को समझने की। फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी, बस बदलने वाला क्या है, जैसे जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट आप चेंज करेंगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी और यूनिट चेंज होगी। तो इसी पर बेस्ड ये एप्लीकेशन है। हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें ये पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हम ले लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल भी ले लेंगे कि कैसे हमें इसको यूज करना। ये देखिए, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, यही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यूज देखी, एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में, U1 और U2। हमने मान लिया कि पहले सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो N1 है, और जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो आपको तीन चीजें यूज करनी पड़ती हैं, M, L और T। तो मान लेते हैं पहले सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और वो मास टू द पावर A
लेंथ टू दी पावर b और टाइम टू दी पावर c डिपेंड करती है। पहले सिस्टम में है तो हम इसमें लगा लेते हैं m1 l1 t1। इसकी डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो n1 कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास के लिए m1, लेंथ के लिए कैपिटल L, सिस्टम 1 में 1 सफिक्स में, और टाइम के लिए t। ऐसे ही यही फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखती है वो n2 है, और ये प्रॉपर्टीज वही हैं, पावर वही है, बस 1 से सिस्टम 2 में चले गए हैं। इसमें गए हैं 1 से चले गए हैं सिस्टम 1 से 2 में। अगेन ये मीटर में है 2 मीटर और ये है 200 सेंटीमीटर। अब हम क्या करने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है, यानी इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए सेम है, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेट करके लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर इक्वल, हेंस दे कैन बी इक्वेटेड। सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहती है कि हमारा इक्वेशन 2 हमें n2 निकालना रहेगा, तो हम पहले 2 का राइट हैंड साइड लिख लेते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल भी अभी लेंगे स्टेप वाइज। सपोज हमें n2 निकालना है, तो n2 को यहाँ होल्ड करिए, ये सारा इसके अपॉन में भेज दीजिए, यानी m1 l1 t1 a b c अपॉन m2 l2 t2 a b c। इसको एक और तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। हम m1 अपॉन m2 में पावर देख रहे हैं, दोनों में क्या कॉमन है, a, तो हम होल पावर a करके लिख सकते हैं। सिमिलरली l1 अपॉन l2 कैन बी रिटन विद द होल पावर b, and in the same way t1 upon t2 the whole power c. This will be our working technique to convert from one system of units into another। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अगर दूसरे सिस्टम में जाना है तो ये टेक्निक हमारी रहेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप जिस भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, किसकी मदद से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना है उसका डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वरना आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए यही फार्मूला हमने लिखा हुआ है जो आपके सामने दिख रहा है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में। ठीक है, आप ये जानते हैं, यू नो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम या SI सिस्टम, और हम डाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो CGS सिस्टम है। MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में, ठीक है, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में, MKS। और हमें CGS में जानना है। ठीक है, C मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में, ग्राम में वजन को, और टाइम को सेकंड। तो ये एक सिंपल एनालॉजी यहाँ से समझ लीजिए कैसे इसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी क्वांटिटी को आपको कन्वर्ट करना है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। एक बार और हम बता देते हैं, फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास के लिए कैपिटल M और एक्सीलरेशन LT पावर -2। तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी, MLT पावर -2। यहाँ पावर ना लिखे होने का मतलब है यहाँ 1 ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, और हर बार डायमेंशनल एनालिसिस जब यूज करेंगे तो हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी दोनों साइड में सेम रहेगी, हेंस पावर्स कैन बी इक्वेटेड। देखिए कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी हैव टू कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, चलिए भाई हम न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने वाले हैं। एक नया पेज खोल लेते हैं, यहीं पर आ जाते हैं वापस, इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्लीन ऑल। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं 1 न्यूटन इनटू डाइन। हमें नहीं पता 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं,
या पता भी है तो ये नहीं पता ये कैसे आया। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हमारे पास अभी अभी जो हमने फार्मूला डिराइव किया है वो है n2 n1 m1 अपॉन m2 पावर a l1 अपॉन l2 पावर b और t1 अपॉन t2 पावर c। बस हमें ए बी सी ढूंढना है और एम एल टी की रिलेशन उस फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये देखना है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास है एम एल टी पावर -2। हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। तो यहाँ पर हमें ए की जगह पे क्या दिख रहा है, कंपेयर करें अगर 1, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे -2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें गिवन क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, सेकेंड सिस्टम में n2 हमें निकालना है। तो पहले हम यही फार्मूला लगाते हैं। n2 को हमें क्या लिखना चाहिए, n1 m1 अपॉन m2। अब इसमें देखिए a की जगह पे क्या लिखेंगे 1, l1 अपॉन l2 पावर b हमारे पास कितना है 1, t1 अपॉन t2 पावर -2, c कितना है -2। कितनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, उम्मीद करता हूं। अब हमें कहाँ जाना है, इस मास को कन्वर्ट करना है एमकेएस से सीजीएस में। तो एमकेएस में मास कितना होता है, केजी में होता है, और केजी से हम सीजीएस में जाना चाहते हैं यानी ग्राम में। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा है वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो नीचे लिखा है वो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। फर्स्ट सिस्टम में जो न्यूटन यूनिट है वो एमकेएस सिस्टम में है। अगर आप यहाँ से किलोग्राम से अटैच करना चाहते हैं न्यूटन को, F इक्वल टू एम ए, एम स्टैंड फॉर किलोग्राम और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको मास भी दिख गया, लेंथ भी दिख गई और टाइम भी दिख गया, जो 1 न्यूटन के इक्वल होता है। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। इसी को 1 न्यूटन भी बोलते हैं। तो न्यूटन में किलोग्राम, मीटर और सेकेंड यानी एम एल टी तीनों आपको दिख रहे हैं क्लियरली। तो हमें m1 यानी किलोग्राम से किस में भागना है, ग्राम में। पावर कितनी है 1। मीटर से किस में भागना है, सेंटीमीटर में। पावर कितनी रखनी है 1। और सेकंड से सेकंड में ही भागना है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए n1 की वैल्यू 1 हमने पुट कर दी, गिवन है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1। सेकंड सेकंड उड़ गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ना ही लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कट गया, किसी की पावर 1 की पावर 1 -2 हो 1, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम ग्राम को ग्राम से कैंसिल करेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से। वी आर लेफ्ट विथ 100 इंटू 1000, 30 एंड 20 यानी 10 टू द पावर 5। n2 की वैल्यू आ गई है 10 टू द पावर 5। देयरफॉर n1 जो 1 न्यूटन था उसमें कितने डाइन हो गए, 10 टू द पावर 5 डाइन। बहुत ही आसान है। बस मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम डील कर रहे हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। अगर वो डायमेंशनल फार्मूला आता है, आप सीधे पावर्स को देख लीजिए, डायमेंशंस को देख लीजिए, उनकी वैल्यूज लिख लीजिए एबीसी की, और इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। और आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा यही एक काम करना है। आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग इसका एक और कन्वर्जन देखते हैं। मान लेते हैं कि ये बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है, आपको आता है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं उसमें हमारे नोट्स में वापस चलते हैं, फिर इसको हम और टैकल करेंगे। ये आप देख सकते हैं 1 न्यूटन में कितने डाइन आ गए थे, आपके सामने है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, 1 न्यूटन का n कैपिटल होना चाहिए, टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सिंपली अगर हमसे कोई कह दे, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग,
देखिए जूल किसके लिए यूज करते हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी में एमकेएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जूल होती है। अब जब आप सीजीएस में जाते हैं तो अर्ग लिखते हैं और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। मैं अभी बताए दे रहा हूं, फिर इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। 1 जूल कंटेन्स 10⁻7 अर्ग। फिर से वही एनालॉगी, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला आता है तो इस फार्मूले को यूज करके आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपको एबीसी पता होना चाहिए। अभी अभी मैंने क्या बोला कि जूल किसके लिए यूज करते हैं? एनर्जी के लिए। और एनर्जी बोले तो वर्क डन, और वर्क डन बोले तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है mLT⁻², और डायमेंशन फिर एल में लिखेंगे आप, तो वर्क डन या एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी mL²T-2। कितनी हो जाएगी? हमारे पास क्या है? mL²T-2 किसकी डायमेंशन? एनर्जी की। यहां मन लगा देते हैं। तो आपको चाहिए ए बी सी, आपको चाहिए ए बी सी। ठीक है, देखिएगा इधर, ये देखिए हमें क्या चाहिए? ए बी सी। ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। अब इसी फार्मूले को डिट्टो हम यूज करने वाले हैं। कैसे? हमें गिवन क्या है? हम वापस पेज पे चलते हैं। हमें किसको कन्वर्ट करना है? 1 जूल को अर्ग में, यानी N1 की वैल्यू 1 दी है, N2 हमें दूसरे सिस्टम में फाइंड करना है। और हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला है mL²T-2। किसका है ये? एनर्जी या वर्क डन का। तो आप कंपेयर करिए, ए बी सी यहाँ पर कितना है? A1 हो गया, B2 हो गया और C-2 हो गया। इसी फार्मूले में वापस चलिए, N2 निकालना है, N1 M1 अपॉन M2 टू पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। चलिए भाई, हमें एम के एस किलोग्राम से कहा जाना है? ग्राम में। N1 कितना दिया हुआ है? 1। हमें किलोग्राम से ग्राम में जाना है। ए कितना है? 1। हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। बी कितना है? 2। और हमें सेकंड से सेकंड में ही रहना है। पावर है -2, तो इसका कोई काम ही नहीं रह गया, ये खत्म हो गया। वापस किलोग्राम में 1000 ग्राम अपान ग्राम, पावर 1 है, कोई मतलब नहीं, लगा देते हैं फिर भी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 2, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम। 1000 इंटू 100 की पावर 2, यानी 100 इंटू 100। तो 3 ये, 2 ये और 2 ये, तो 3 + 2 + 2 कितना हो गया? 7। तो कितना आ गया हमारे पास N2 की वैल्यू? 10⁻7। देयरफॉर 1 जूल कंटेन्स 10⁻7 अर्ग। तो आपने इन दो एग्जाम्पल से ये सीखा, देखा कि अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला किसी क्वांटिटी का आता है तो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एमकेएस से सीजीएस में हम गए हुए हैं। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको डायमेंशन का पूरा आइडिया होना चाहिए। पावर्स खाली देखनी है, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है और एक सेम सिंपल मेथड में इसको अप्लाई करते रहना है। ये एक पहले एप्लीकेशन पर बेस्ड दो एग्जाम्पल्स थे। अब हम करने वाले हैं दूसरा एप्लीकेशन। और दूसरा एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन ये कहता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी फिजिकल रिलेशन अगर हमें दी हुई है, वो सही दी है, करेक्ट है कि नहीं है, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी डायमेंशनल फार्मूला और फिजिकल इक्वेशन या रिलेशन। ठीक है, हमें एक्यूरेसी चेक करनी है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को दिमाग में रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप लोगों ने देखा होगा मैथमेटिक्स में कि आप सेम क्वांटिटीज को ऐड, सब्सट्रैक्ट या इक्वेट करते हैं। समझ रहे हैं? यानी जो क्वांटिटी एलएचएस में है और वो क्वांटिटी किसी के
इक्वल राइट हैंड में लिखी है तो इसका मतलब वो दोनों एक ही चीज को, एक ही सेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिखने का तरीका अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो सेम है, यानी जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम है, उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हीं को उनके इक्वल रख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज है कि केवल वही फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं। Only those physical quantities can be added, subtracted or equated which have same dimensional formula। ठीक, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही यूज करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी उस पर नहीं जाते हैं, ये डिफिकल्ट वन को हम इग्नोर करते हैं, हम आसान वाले एग्जांपल में चलते हैं। किसी ने कहा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। अब आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि लेफ्ट हैंड टर्म भी एनर्जी का है और ये भी क्या है, एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी है और दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी या वर्क डन का फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, ml स्क्वायर टी माइनस 2। यानी इन दोनों क्वांटिटीज को अगर आपने इक्वेट करके लिखा हुआ है तो समहाउ दे हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। लेट अस चेक। दूसरा, आप ध्यान रखिएगा कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की लिखते हैं। न्यूमेरिक नंबर्स आर नॉट कंसीडर्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज, सो वी इग्नोर द न्यूमेरिकल वैल्यूज कंटेन्ड इन दिस फार्मूला बिकॉज दे डोंट हैव एनी डायमेंशन as they are not physical quantity, so we are not bothered by this term। हमें हाफ पर कोई कंसर्न नहीं रखना है क्योंकि ये प्योरली रेशियो नंबर है, इसकी कोई फिजिकल क्वांटिटी में इसका रिलेशन नहीं है, तो हम इसकी डायमेंशन नहीं लिखेंगे। एक तरीके से ये लिमिटेशन भी है फिजिकल, जो भी डायमेंशंस पढ़ते हैं उनका एक ये लिमिटेशन भी है कि नंबर्स की, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की, रेशियोज की, लॉगरिथमिक टर्म की और एक्सपोनेंशियल्स की डायमेंशंस हम नहीं लिख सकते हैं। एक और भी है, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे लिमिटेशन के पार्ट में। अब इसकी करेक्टनेस चेक करते हैं, तो हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और उसकी डायमेंशंस लिखते हैं। राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ द टर्म्स इन LHS। मास के लिए हमारे पास क्या है, मास के लिए डायमेंशन का m सिंबल यूज करते हैं और वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी LT माइनस 1 पावर 2। इसको रीअरेंज करिए, ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। ये लेफ्ट हैंड की डायमेंशन आ गई, यानी ये किसकी डायमेंशन है, एनर्जी की। एक पक्का हमें सबूत मिल गया कि 100% ये बात सही है कि ये एनर्जी है। अब हम इसका लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का टर्म देखते हैं और वो टर्म क्या है हमारे पास, mgh। g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सीलरेशन की डायमेंशन है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन है। दोनों एक ही चीज है, एक मैकेनिकल हो सकता है और ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। तो मास के लिए यू विल राइट कैपिटल M। एक्सीलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को t से और डिवाइड कर दीजिए तो LT पावर माइनस 2। और h अगेन क्या है, हाइट। हाइट के लिए हम लेंथ लेंगे, लेंथ यानी वर्टिकल हाइट यहाँ पर है तो वर्टिकल लेंथ हो गई। L will be multiplied with this one, you will get ml square t minus 2। Now you can see from the board that in the left hand we have ml square t minus 2, in the right hand we have ml square t minus 2। So this is in accordance with the principle of homogeneity कि अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उन्हीं को हम ऐड सब्सट्रैक्ट या जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम है उन्हीं को ऐड सब्सट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर एकदम जस्टिफाई होती है कि इसका भी फार्मूला वही है, इसका भी फार्मूला वही है, यानी ये दोनों ही टर्म आपस में एक ही क्वांटिटी को डिनोट करते हैं।
अब देखिए कितनी सुंदर और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये। अब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं स्वयं से अपने आप। किस पर? अगर हम चाहें करना, आपने न्यूटन की 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं। पहली हम लिख रहे हैं, रेड कलर ले लेते हैं। पहली हम लिख रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को दिमाग में रखिए। वही क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं जिनके फार्मूले डायमेंशनली सेम है, यानी सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। अगर ये टर्म वेलोसिटी को डिपेंड कर रहा है, यानी स्पीड इन ए डायरेक्शन, तो ये भी स्पीड ही है, बस इसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं है। तो वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन एक ही होती है। क्या होती है? स्पीड के लिए आप क्या फार्मूला लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में आप लेंथ ही तो मेजर करेंगे, और लेंथ के लिए आपको लेना पड़ेगा एल और टाइम के लिए टी। तो दोनों के फार्मूले क्या निकल के आते हैं? एल टी इनवर्स, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। इसका मतलब क्या है कि ये भी वेलोसिटी है एल टी इनवर्स, और ये भी वेलोसिटी है या स्पीड है। ठीक है, तो इन दोनों के फार्मूले सेम हो गए। यहीं से देखिए करेक्टनेस कैसे चेक होती है। अब ये टर्म एक्सीलरेशन को डिनोट करता है और ये टाइम को। एक्सीलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में चेंज, यानी वेलोसिटी को हम क्या करें, एक बार टाइम से और डिवाइड कर दें। वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास है एल टी इनवर्स, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा एल टी माइनस टू। देखिए इसकी डायमेंशन हो गई एल टी माइनस टू। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है? टी की। तो कितना ये बच गया? एल टी माइनस वन। अभी अभी यू की आपने क्या लिखी थी? एल टी माइनस वन, और वी की भी वही होगी। तो देखिए हर एक टर्म की डायमेंशन सेम है कि नहीं है? तो ये इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी है। देखिए आप केवल वही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, इक्वेट किया है, जिनके डायमेंशंस एक जैसे हैं, आपको दिख रहे हैं। एक इसी तरीके से आप in the same sense you can check the correctness of Newton's second equation, v स्क्वायर इक्वल टू, नहीं सेकंड तो ये नहीं है, ये थर्ड वन है। सेकंड में ले लेते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन आप हाफ से कंसर्न मत रखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या डिनोट करती है? डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस हो गया। एक्सीलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस हो गया। डायमेंशनली करेक्ट है। दोनों तरफ आप डायमेंशंस लिख के देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बात सर सही कह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, करके देख लीजिए। शॉर्टकट में एल हो गया ये, यू के लिए एल टी पावर माइनस वन, इसमें टी की मल्टीप्लाई करिए, हाफ से मतलब नहीं है, एल टी पावर माइनस टू एक्सीलरेशन और टी स्क्वायर। देखिए क्या मिलेगा, ये टी टी कैंसिल, एल, ये टी टी कैंसिल, एल। देखिए सबकी डायमेंशन वही है, यानी ये रिलेशन सही है। इसी सेंस में आप तीसरी वाली भी देख सकते हैं, वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अगेन टू को आप इग्नोर मार देना, एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस है, ये एक्सीलरेशन का टर्म है, डिस्टेंस का टर्म है, वेलोसिटी और स्पीड। आप इसको रख के देखिएगा, बिल्कुल वही आएगा। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने कवर अप किए हैं डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस, और उसमें 2 एप्लीकेशन कवर किए हैं। पहला कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट से इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अगर हमें डायमेंशनल फार्मूले का आइडिया है। दूसरा हमने अप्लाई किया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है इन शॉर्ट, कि अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं, या जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम है, उन्हीं के साथ ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड हमने दो एग्जाम्पल किए। पहले के लिए हमने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया और जूल को अर्ग में किया, और इसके लिए हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन देखी, और न्यूटन की तीनों इक्वेशंस आप अपने आप कर सकते हैं। अब एक तीसरा एग्जाम्पल रह जाता है, थर्ड वन एप्लीकेशन रह जाता है,
टू इस्टेब्लिश रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमें ये पता हो कि एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबली किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो उसके लिए हम एक डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम एक पूरा नया लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उसका कंटेंट ज़्यादा है। हम एक्सपेरिमेंटली आपको करके भी दिखाएंगे। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कैसे आता है ये हम डिराइव करेंगे। सिंपल पेंडुलम होता क्या है वो हम आपको दिखाएंगे भी और कर भी दिखाएंगे यहाँ पर। तो तब तक इसको ध्यान से पढ़िए, देखते रहिए। बहुत आसान चैप्टर है। जेई मेंस, नीट या कोई भी स्टेट एग्जाम में आप बैठेंगे, आपको 100% इसमें से कम 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड प्लस। हैव ए गुड डे।